बॉलरूम के 2 दिन बाद किले के बाहर बुरी तरह शोर हो रहा था। किले के बाहर एक लड़की खड़ी थी जो जोर जोर से वांगजी का नाम ले रही थी और उससे मिलने की जिद कर रही थी। एक गार्ड उस लड़की से आकर कहता है, यहाँ किसी को भी आना अलाउड नहीं है, हमारे किंग बिजी हैं। तो वो लड़की कहती है, मुझे अंदर जाने दो, क्या लांग वांगजी यहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अंदर रूम में बैठे वांगजी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया था और उसे पता था कि वो लड़की इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने गार्ड से कहता है, उसे अंदर आने दो। वुयिंग उस वक्त रूम में नहीं था क्योंकि वो शिचैन और नी हुएसांग के साथ लंच कर रहा था। लंच करने के बाद जब वो रूम में पहुंचता है तो उसे वो लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वुयिंग उस लड़की को देखकर वांगजी से कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है? वांगजी अपने गार्ड से कहता है, इस लड़की को बाहर ले जाओ और इससे इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाने की कोशिश करो। इसे जान से मत मारना, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। गार्ड्स वांगजी के कहने पर उस लड़की को बाहर ले जाते हैं जिसे अंदर रूम में बांधा हुआ था। उसे जाता हुआ देखकर वांगजी वुयिंग से कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उस लड़की को हर्ट क्यों कर रहे हो? वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर रूम में खींचता हुआ ले जाता है। वुयिंग उससे कहता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें पता है ना? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे अंदर 5 साल का वो छोटा सा लड़का देखता हूँ जो एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। वो सारी बातें भूल जाओ, तुम एक मॉन्स्टर थी और मॉन्स्टर ही रहोगे, बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये बात सुनकर वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वुयिंग की बाकी सारी बातें उसे इतना इफेक्ट नहीं डाल रही थी। जब वुयिंग ने उससे ये कहा कि वो अपने फादर की तरह है, ये बात उसे सबसे ज़्यादा हर्ट कर जाती है। वांगजी जब वुयिंग की तरफ देखता है तो वुयिंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। वांगजी उससे कहता है, मुझे पता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, शायद हो सकता है कि अपने फादर की तरह ही। मुझे ये भी पता है कि इस वक्त तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, इसलिए तुम अपना गुस्सा बाहर निकालो, मुझ पर चिल्लाओ, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। वुयिंग एक सेकंड के लिए गहरी सोच में चला जाता है और उसके बाद ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वांगजी कहता है, वो मैं जानता हूँ, आगे बोलते जाओ। वुयिंग कहता है, तुम फोर्सफुली एक 7 साल के लड़के को यहाँ लेकर आए जिसके अपने कुछ सपने थे, पर इस दुनिया में आकर उसके सारे सपने टूट गए। एक ऐसा लड़का जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस थी, छोटी छोटी चीज़ें उसे खुशियाँ देती थीं, पर तुमने वो सब कुछ उससे छीन लिया। वांगजी को ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वो ये शो करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। वो बार बार वुयिंग से बस ऐसा कह रहा था, तुम बोलते जाओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। वुयिंग अब आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने मेरा बचपन खराब कर दिया, एक मीनिंगलेस लाइफ तुमने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें पता है उस दिन मैंने क्यों उस छोटे वैम्पायर बच्चे पर विश्वास कर लिया था? क्योंकि तुमने मुझे बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं करने दिया। मुझे नहीं पता था कि एक छोटा बच्चा भी इस तरह झूठ बोल सकता है। और तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ सबसे वर्स्ट चीज़ क्या की है? तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। ये कहने के बाद तो वुयिंग की आवाज़ जैसे टूट ही गई थी। वुयिंग कहता है, तुम उस दिन मुझे एक मौका दे सकते थे, तुम सिर्फ मुझसे इतना कह सकते थे, विभूषण तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे। अगर उस 7 साल के बच्चे से तुमने ऐसा कहा होता तो वो 7 साल का बच्चा हैप्पीली सरेंडर कर देता, पर तुमने ऐसा नहीं किया लांग वांगजी। तुमने उस बच्चे की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को मार डाला। ये कहने के बाद वुयिंग अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है। ये देखकर वांगजी तुरंत उसके पास आता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी। इस पर वुयिंग कहता है, आई हेट यू। वांगजी कहता है, मुझे पता है और तुम्हें मुझसे नफरत करनी भी चाहिए। वुयिंग पूछता है, तुमने अभी तक मुझे एक बात नहीं बताई। वांगजी कहता है, क्या? तो वुयिंग कहता है, वो लड़की कौन है और तुमने उसे कैद करके क्यों रखा है? वांगजी उसे जवाब देता है, वो एक ह्यूमन है तुम्हारी तरह, पर वो एक वैम्पायर हंटर है। वुयिंग कंफ्यूज होते हुए पूछता है, वैम्पायर्स के भी हंटर होते हैं? वांगजी कहता है, वैसे तो ये ह्यूमन हार्मलेस हुआ करते थे। यहाँ पर एक किंगडम में इन्हें लाया गया था, इन्हें एक स्लेव के रूप में, सर्वेंट्स के रूप में यूज़ करने के लिए, लेकिन उस किंगडम पर एक वैम्पायर किंग ने हमला कर दिया। उन ह्यूमंस का कोई मास्टर नहीं था क्योंकि वो उनका मास्टर मारा गया था, इसलिए कुछ टाइम तक तो वो इधर से उधर भटकते रहे।
जो नया राजा बना उसने इन ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। इन लोगों ने सीक्रेटली अपने ग्रुप्स बना लिए जिनमें लीडर भी होने लगा, और इवेंचुअली लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे करके वैम्पायर्स पर हमला करेंगे, क्योंकि उनके मास्टर को एक वैम्पायर किंग ने ही मारा था। उन सबके बीच इलेक्शन हुआ और उन्होंने अपना प्रेसिडेंट सूशे को चुना। सूशे मुझसे बहुत नफरत करता है क्योंकि उसकी वाइफ जब यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही थी तब वो मारी गई थी। उसने ह्यूमंस को दिन रात ट्रेन किया और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वैम्पायर हंटर्स में बदल दिया है। आज 10 साल बाद भी वो हमारे वैम्पायर वर्ल्ड के इनोसेंट वैम्पायर्स को जान से मार रहे हैं। उन्होंने अपना माइंड ब्लॉक कर रखा है जिस वजह से हम माइंड रीड नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी सेंस को भी हाइड कर रखा है, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त वैम्पायर वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने एक वैम्पायर हंटर को पकड़ लिया है। वो yin कहता है, ओह तो वो लड़की एक वैम्पायर हंटर है। वांग जी कहता है हाँ, और इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि वो सूशे की इकलौती बहन है। हमारी सिटी के एक छोटे से हिस्से को इन लोगों ने मिलकर जला दिया था। जैसे मेरे लोग वहाँ पहुँचे तो यही थी जो पीछे रह गई। इसकी सेंट हिडन नहीं थी जिस वजह से इसको पकड़ लिया गया, पर वो हिस्सा जो इन्होंने जला दिया था वहाँ काफ़ी सारे इनोसेंट लोग मारे गए। ऐसा सोचकर वांग जी वॉल पर एक पंच मारते हुए कहता है, सब कुछ मेरी गलती थी। मेरी नाक के नीचे से इतने सारे लोगों का कत्ल हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा काम था उन सबको प्रोटेक्ट करना, पर मैं असफल रहा। हुइंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो लोग उन इनोसेंट वैम्पायर्स को इसलिए मार रहे हैं जिससे मैं बाहर आऊँ बैटलफील्ड में। मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूँ और वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। वांग जी कहते कहते अचानक से शांत हो जाता है, जैसे उसे अपने माइंड में कुछ फील हुआ हो। वो हुइंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमें अभी के अभी जाना होगा। वो काफ़ी वरिड लग रहा था। हुइंग उसके ये वरिड एक्सप्रेशंस देखकर पूछता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, वैम्पायर हंटर्स किले में आ गए हैं। बेडरूम के दरवाजे को जल्दी से खोलते हुए वांग जी बाहर आ जाता है और चेक करता है कि बाहर सेफ है या नहीं। उसके बाद वो हुइंग से कहता है, हमें तुम्हें लॉकडाउन एरिया की तरफ ले जाना होगा। इमरजेंसी के वक्त हम वहीं पर सब लोगों को छुपा देते हैं जिससे वो सेफ रहे। हुइंग को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। अब वो लोग लॉकडाउन एरिया की तरफ भाग रहे थे। सडनली वांग जी को एक वैम्पायर हंटर दिखाई देता है, जिससे वो सीधे हुइंग को वॉल पे पुश करता है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिससे वो लोग हुइंग को ना देख पाए। सामने से वांग जी को एक वैम्पायर हंटर दिखाई देता है जिसको वो सीधा जान से मार देता है। इससे पहले कि हुइंग कुछ कर पाता, लेफ्ट साइड से एक और एरो किसी ने उस पर छोड़ दिया था। वांग जी तुरंत उस एरो का सामना करता है। हुइंग को बचाने के चक्कर में वो उसकी वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। हुइंग फ्लोर पर गिरने वाला था, पर वांग जी पहले फ्लोर पर गिर जाता है जिससे हुइंग की बॉडी फ्लोर से टच ना हो, और हुइंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। हुइंग ने अपनी आंखें एकदम टाइटली शट की हुई थी। तभी वांग जी उसके चीक्स को टच करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? हुइंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो वांग जी से पूछते हैं, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? वांग जी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग एकदम सही समय पर आए हो। उनमें से एक गार्ड वांग जी से कहता है, हमारे काफ़ी सारे गार्ड्स किले के हर एक कॉर्नर पर खड़े हुए हैं। 10 वैम्पायर हंटर्स में से अब केवल 4 बचे हैं। उनके एरो में जहर लगा हुआ है योर मैजेस्टी, जो एक बार में ही किसी भी वैम्पायर की जान ले सकता है। वांग जी सुनकर एक गार्ड से कहता है, वेवुशन को अपने साथ हमारे सीक्रेट पैसेज में ले जाओ, मेक श्योर कि उसे कुछ ना हो। जैसे ही वो गार्ड विभूषण को अपने साथ ले जाने वाला था, अचानक से वांग जी कहता है, वेट, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकता, तुम मेरे साथ ही रहो विभूषण। वहीं का कोई रिस्पॉन्स सुने बिना ही वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे फिर से अपने साथ भगाता हुआ ले जाता है। वांग जी को पता था कि वहीं को फाइटिंग करना बिल्कुल नहीं आता और इन हंटर्स के अगेंस्ट वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाता, इसलिए वो उसे खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता था। विंग को अपने साथ ले जाते वक्त अपने लेफ्ट से वांग जी को एक और आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो तुरंत वहीं खड़ा हो जाता है। विंग को सेफ रखने के लिए वो उसकी और वॉल के बीच में खड़ा था। तभी अचानक एक ह्यूमन हंटर उसकी तरफ एरो पॉइंट करता है और उससे कहता है, तुम्हारा गेम अब ख़त्म हो चुका है। विंग राइट साइड में भागने के लिए जगह देखता है, पर वहाँ पर भी एक हंटर खड़ा था जिसके हाथ में एरो था। अब वो दोनों कहीं नहीं जा सकते थे। दोनों हंटर ने ही वांग जी की हेड की तरफ वो एरो पॉइंट आउट कर रखा था।
नाइट में जो पर्सन था वो जब एरो छोड़ता है तो वांगजी उस एरो को तो डॉज कर लेता है। वो वेयिंग को बचाते हुए उस एरो को कुछ इस तरीके से जाने देता है कि वो एरो लेफ्ट में खड़े हुए हंटर को जाकर लगता है, पर लेफ्ट साइड में जो हंटर खड़ा हुआ था उसका एरो वांगजी को छूकर निकल जाता है। अब वेयिंग के आसपास ब्लड ही ब्लड था। वांगजी को इस एरो की वजह से चोट लगी थी, फिर भी वो वेयिंग से पूछता है तुम ठीक हो ना। वेयिंग हाँ में सिर हिला देता है, पर उनको अभी भी वहाँ से बचकर भागना था क्योंकि 2 हंटर अभी भी बचे थे और क्योंकि उनका टारगेट वांगजी ही था इसलिए वो दोनों भी कहीं आसपास ही थे। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैम्पायर हंटर उनके बिल्कुल सामने था। वांगजी उस हंटर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो अपना एरो निकाल रहा था ताकि वो भी शूट कर सके। वेयिंग की नज़र उस हंटर की तरफ ही थी। वैम्पायर हंटर को लग रहा था कि शायद वेयिंग उसकी मदद करेगा क्योंकि वेयिंग भी एक ह्यूमन था और वांगजी ने उसे कैद करके रखा। वेयिंग वांगजी को वार्निंग देने के लिए कुछ कहने ही वाला था, पर तभी वांगजी खुद अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है ऐसा मत करो, मुझे पता है मेरे पीछे एक वैम्पायर हंटर है। लगता है अब समय आ गया है कि मुझे मेरी हरकतों की पनिशमेंट मिले। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है विभूषण, बस एक बार मुझसे कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, फिर मैं हैप्पीली मर जाऊँगा। वांगजी के ये सब कहने पे वेयिंग के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे। वांगजी वही था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा, वांगजी वही था जिसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया। पर फिर भी एक बात थी जो वेयिंग के दिमाग में बार बार चल रही थी, वो वांगजी को मरने नहीं दे सकता था, वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। अपने पास ही में वो एक वैम्पायर को मरा हुआ देखता है जिसके पास एरो रखा हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे अचानक से अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो एरो वहाँ से उठाता है, उस कमज़ोर विभूषण को वहीं छोड़कर रियलिटी में आता है और सीधा उस वैम्पायर पर वो एरो शूट कर देता है जो वांगजी को शूट कर रहा था। ये सब देखकर वांगजी एकदम शॉक में था। वो वेयिंग से कहता है मैं बस यही जानना चाहता था कि तुम इस वक्त क्या डिसीज़न लोगे और तुमने मेरा साथ दिया। उसके बाद वांगजी वेयिंग को पुश कर देता है जिससे वेयिंग वहीं पास में ही फ्लोर पर गिर जाता है। पर्दों के पीछे एक लास्ट वैम्पायर हंटर बचा था जो तुरंत वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी को जो पहले चोट लगी थी उस वजह से वो अभी भी रिकवर कर रहा था, पर फिर भी वो उस वैम्पायर हंटर को पूरी स्पीड के साथ मारते हुए कहता है तुमने जो इतने सारे लोगों को मारा ये किक उस लिए है। वो उसे एक और पंच मारते हुए कहता है ये इसलिए है जो तुमने मेरे विभूषण को हर्ट करने की कोशिश की। वेयिंग वहीं फ्लोर पर लेटा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी को जहाँ चोट लगी थी वहाँ से अब उसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वांगजी जो सुशे पर अटैक कर रहा था वहीं पीछे सुशे की बहन खड़ी थी जिसके हाथ में एक वुडन मटेरियल था। वेयिंग इससे पहले कि ज़ोर से चिल्ला पाता और वांगजी को वार्निंग दे पाता, वांगजी जैसे ही पीछे मुड़ता है सुशे की बहन उस वुडन मटेरियल से वांगजी के चेस्ट में स्टैब कर देती है। अपने सामने का सीन देखकर जैसे वेयिंग की सांस रुक ही गई थी, वो उठने की कोशिश कर रहा था और उस वैम्पायर हंटर को वांगजी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बॉडी की मसल्स जैसे काम ही नहीं कर रही थी। वेयिंग को पता था कि सुशे की बहन ने जानबूझकर वांगजी के चेस्ट में इसलिए स्टैब किया है क्योंकि वहाँ उसका दिल था। वांगजी को कितना दर्द हो रहा था ये साफ उसकी आंखों में दिख रहा था। वेयिंग को भी अपने हार्ट में शार्प पेन फील हो रहा था, पर वो उस पेन के मुकाबले कुछ भी नहीं था जो इस वक्त वांगजी फील कर रहा था। वो जो करने आए थे कर चुके थे। सुशे अपनी बहन से कहता है अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही चलना चाहिए। वो लोग वांगजी को बुरी तरह लाइफलेसली वहीं घायल छोड़कर निकल ही रहे थे कि वेयिंग तुरंत उठता है, उस वैम्पायर हंटर को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने का फ़ायदा उठाते ही वेयिंग सीधा वांगजी का एरो लेता है और उन दोनों को एरो से शूट करने की कोशिश करता है। वेयिंग की पूरी बॉडी में जैसे आग लग रही थी, उसे बदला लेना था। ऐसा लग रहा था कि वांगजी को ऐसी हालत में देखकर वेयिंग एक पूरा नया पर्सन बन चुका था। वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। तभी उसे वांगजी की कफ करने की आवाज़ सुनाई देती है। वेयिंग के अंदर आशा जाग जाती है कि शायद वो अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर नी हुएसांग आ जाता है और वेयिंग से कहता है विभूषण ये लोग इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। हुएसांग के साथ शिचैन भी आया हुआ था जो अपने साथ 2 गार्ड्स को लाया था। वो दोनों गार्ड्स मिलकर उन हंटर्स को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वेयिंग और नी हुएसांग सीधा वांगजी के पास जाते हैं। उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था।
उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसको इस तरह लाइफलेस सा देखकर वेइंग बुरी तरह घबरा रहा था। अगर कुछ हफ्तों पहले वेइंग से पूछा जाता कि वो क्या चाहता है, तो वो सबसे पहले यही कहता कि वो चाहता है वांगजी सफ़र करे बहुत बुरी तरह। पर आज जिस हालत में वांगजी सफ़र कर रहा था, वेइंग इस तरह उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। वांगजी एकदम लाइफलेस स्टैचू सा पड़ा हुआ था। वो गार्ड्स उसकी वाउंड्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। वेइंग भी तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें उठना होगा लांग वांगजी, उठो, अभी की अभी उठो। ह्वाइसांग भी वहीं बैठ जाता है। ह्वाइसांग की आंखों में आंसू थे। वो वांगजी को देखकर कहता है, तुम्हें उठना होगा, तुम इस तरह हम सबको पीछे छोड़कर नहीं जा सकते लांग वांगजी। तुम चले गए तो पूरे वैम्पायर वर्ल्ड की रक्षा कौन करेगा? अब एक कावर्ड बनना बंद करो और अभी की अभी उठो। तुम्हारी पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? ह्वाइसांग की बातों ने वेइंग को रियलाइज़ करवाया कि सच में उस वैम्पायर वर्ल्ड के लोगों को वांगजी की कितनी ज़रूरत थी। अब वेइंग की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो लांग वांगजी से कितना प्यार करता है। अब वो सीधा वांगजी के पास जाकर गले लग जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे ही वेइंग ने वांगजी के कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया था, अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों? मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। वेइंग तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और वांगजी के फेस की तरफ देखता है, एक बार मेक श्योर करने के लिए कि क्या उसने जो आवाज़ सुनी वो सच में वांगजी की थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर उसका लोअर लिप स्लाइटली ट्विच कर रहा था, जिससे पता चल गया था कि वो मरा नहीं था। बिना एक मिनट भी ज़ाया किए वेइंग सीधा उसे कस के गले लगा लेता है और वांगजी ने भी उसे गले लगा लिया था। वांगजी की हार्ट बीट वापस आ गई थी और वेइंग ने फाइनली एक गहरी सांस ली थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। खुशी के आंसू अब हर किसी के चेहरे पर आ गए थे, चाहे वो खड़े वहाँ गार्ड्स हों, नी ह्वाइसांग हो, लैन चैन हो या वेवुशन हो। लैन चैन तुरंत अपने गार्ड्स को कहता है, वांगजी को जल्दी से उसके रूम में ले जाओ। ह्वाइसांग अचानक वांगजी से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे ये सब करवाया। वेइंग कंफ्यूज होते हुए ह्वाइसांग से पूछता है, क्या करवाया? तो ह्वाइसांग कहता है, अपने बॉयफ्रेंड से ही पूछ लो, वो तुम्हें ठीक बता देगा। तभी वेइंग को रियलाइज़ होता है कि इतने गहरे वाउंड के बाद भी वांगजी कैसे तुरंत हील हो गया, क्योंकि उसके चेस्ट पर अब खून का एक निशान भी नहीं था, जैसे कि वो पूरे तरीके से ठीक हो गया हो। वेइंग वांगजी से पूछ ही लेता है, तुम जिंदा कैसे बचे? वो एक वुडन स्टिक थी ना जो तुम्हारे चेस्ट में डाली गई थी, और वुडन स्टिक से तो किसी वैम्पायर की जान ली जा सकती है। वांगजी अब इतना ठीक हो चुका था कि वो अपने रूम तक खुद चलकर जा रहा था। क्योंकि वो वेइंग का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो लैन चैन कहता है, विवुशन, तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब मैं देता हूँ। वांगजी एक वैम्पायर है, ये बात सच है, लेकिन वो जन्म से ही वैम्पायर नहीं था। ये सुनने के बाद वेइंग पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और वो शिचैन से कहता है, इसका क्या मतलब है? तो लैन चैन कहता है, वांगजी ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि उसे क्रिएट किया गया था। वो सिर्फ एक वैम्पायर नहीं है। वेइंग कहता है, तो तुम कौन हो लांग वांगजी? वांगजी फाइनली एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर सिर्फ तभी जब तुम केयरफुली मेरी बातों को सुनोगे। वेइंग कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ सुनूंगा। वांगजी उसे वहीं चेयर पर बैठने के लिए कहता है और उससे कहता है, मेरी माँ वो एक एंजल थी, पर पता नहीं एक रीज़न की वजह से उन्हें हेवन से बैन कर दिया गया था। मेरे सो कॉल्ड फादर ने तो मुझे यही बताया था। मेरी मॉम के पास मैजिकल पावर्स थी जो उनसे छीन ली गई, पर क्योंकि हेवन में उनका टाइटल बहुत हाई था, इसलिए उनकी पावर्स पूरी तरीके से गायब नहीं हुई थी। उन्हें हेवन से जब बैन कर दिया गया तो उन्हें वैम्पायर वर्ल्ड मिला अपने नए घर के रूप में, पर बहुत जल्दी ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर्स रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बचे मैजिक के साथ मुझे क्रिएट किया। जब यह बात यहाँ के किंग को पता चली तो उन्होंने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया, बहुत कम उम्र में ही, और मुझे अपना बेटा बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी पावर्स का अपने शत्रुओं को मरवाने के लिए उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। मैं बस यहाँ अपनी माँ का इंतज़ार ही करता रह गया। वेइंग पूछता है, तो वो तुम्हारे रियल फादर नहीं थे जो इस वैम्पायर वर्ल्ड के किंग थे?
वांग जी कहता है, हाँ, वो मेरे रियल फादर नहीं थे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने जन्म नहीं लिया है, मुझे बनाया गया था। वो आदमी बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास ऐसी एबिलिटीज़ थी जो वैम्पायर्स के पास भी नहीं थी। इसलिए उसने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे वैम्पायर में टर्न कर दिया। मुझे पता था कि जब वो वुडन स्टेक मेरे दिल के आर पार होगी तब भी मैं नहीं मरूंगा, पर फिर भी मैंने मरने का दिखावा किया। विंग कहता है, पर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने देखा ना, मेरी जान ही निकल गई थी। वांग जी कहता है, इसीलिए मैंने ये सब किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो स्टोरी में ये ट्विस्ट जो आया है आप लोगों को कैसा लगा? जैसा कि मैंने बताया था कि वांग जी एक वैम्पायर नहीं बल्कि एंजल है। तो ये है हमारी वांग जी की बैक स्टोरी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।